हाँ जी, आज हम अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिटरमिनेसी अपना फर्स्ट टॉपिक है। तो इनडिटरमिनेसी का मीनिंग होता है अनिर्धार्यता। अनिर्धार्यता यानी कोई चीज जो निर्धारित ना हो सकी, ठीक है ना। अनिर्धार्यता, कोई चीज ऐसी जो निर्धारित ना हो सकी तो वो हो जाएगी अनिर्धार्यता, ठीक है। इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, स्टैटिक और काइनेमेटिक, ठीक है ना। क्यों बांटते हैं उसकी वजह है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी में हम क्या डिटरमाइन करना सीखेंगे, डीएस, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। हाँ जी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी हम क्या डिटरमाइन करना सीखेंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, स्थैतिक अनिर्धार्यता की डिग्री। और काइनेमेटिक में हम क्या सीखेंगे, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, ये निकालना सीखेंगे, ठीक है। या इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अपन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। ये दोनों निकाल करके हमें करना क्या होता है, तो भैया स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के मेथड हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को एनालाइज करने क्या है, मेथड है। एक है आपके पास फोर्स मेथड और एक है आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक है आपके पास फोर्स मेथड और एक है आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अगर डीएस कम है डीके से, यानी अननोन फोर्सेस कम है, एक तरीके से रिमेनिंग अननोन फोर्सेस, ये रिमेनिंग अननोन फोर्सेस के बारे में बताता है, ये इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। रिमेनिंग अननोन फोर्सेस कम है तो प्रेफर करोगे फोर्स मेथड, क्योंकि कम इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। भैया ये रिमेनिंग अननोन फोर्सेस की बात कर रहा है, तो बचे हुए अननोन फोर्स कम है तो प्रेफर करोगे आप फोर्स मेथड। और अगर डीके कम है डीएस से तो आप प्रेफर करोगे डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड के और भी नाम है, फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्पैटिबिलिटी मेथड, एफएफसी। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट स्टिफनेस इक्विलिब्रियम, डीएसई, ठीक है ना। तो आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी यूज तो कोई सा भी कर सकते हो, पर डीएस कम है यानी अननोन फोर्सेस कम है तो फोर्स मेथड में कम इक्वेशंस रिक्वायरमेंट होंगी। और अगर डीके कम है डीएस से तो डिस्प्लेसमेंट, अननोन डिस्प्लेसमेंट या इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट कम है तो आपको क्या होगा, कम इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी डिस्प्लेसमेंट मेथड में। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब एक एक करके इसकी डिटेल लेते हैं। ये क्या बता रहा है, रिमेनिंग अननोन फोर्सेस के बारे में, एक तरीके से रिमेनिंग जो अननोन फोर्सेस रह गए, आइडिया दे रहा हूं एक बार। और ये अननोन डिस्प्लेसमेंट, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। तो आपके डिस्प्लेसमेंट कम है तो डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करो, आसान रहेगा। फोर्स कम है अननोन तो फोर्स मेथड यूज करो। चलिए डिटेल में अपन पढ़ते हैं, डिटेल में अपन पढ़ते हैं इसको पूरे तरीके से। तो अब अपन स्टैटिक इनडिटरमिनेसी पे आते हैं, ठीक है। सिंपल सी बातें याद रखना, और सिंपल सी बातें मैं आपको बता देता हूं यहां पर। अननोन क्या है, सबसे पहले तो बेसिक बात, बेसिक जिसका सिविल से डायरेक्टली लेना देना नहीं। मैं कहूं 2x इक्वल टू 10, अननोन कितने, 1, अननोन है 1। इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी, इंडिपेंडेंट अननोन है 1। भैया ये इंडिपेंडेंट ही अननोन देखना है, इंडिपेंडेंट अननोन है 1। और इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी, इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी है 1। तो भैया क्या हम x डिटरमाइन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। हम बोलेंगे x इक्वल टू 10/2, 5 आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहां पे इंडिपेंडेंट अननोन कितने हो गए, 2, x और y, x और y। और इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी हो गई, 1, 1। तो भैया यहां पे रिमेनिंग अननोन कितने हो गए, 2 - 1 बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। यानी 2 - 1। अगर मैं y की या x की किसी एक की वैल्यू अलग से निकाल लूं, अगर मैं y की या x की, जैसे मेरे को y दे दे 2, अलग से कहीं से निकाल के लाया मैं, तो वो एक्स्ट्रा इक्वेशन हो गई। यानी हमारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट हो गई। यही आपका क्या रह गया, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी रह गया, जैसे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी रह गया। मतलब अननोन में से इक्वेशन आप घटाओगे तो वो आपका डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी रह जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे, ये बेसिक बात बताई मैंने आपको समझने के लिए कि आपके पास कितना अननोन है, कितनी इक्वेशन है। लेकिन ये अननोन भी इंडिपेंडेंट देखना है, इक्वेशन भी इंडिपेंडेंट देखनी है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप अननोन भी इंडिपेंडेंट देखेंगे, इक्वेशन भी इंडिपेंडेंट देखेंगे। अगर आप कहें, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर यहां पे मान लो आपके पास क्या दे देता, आपका 2x प्लस 2x बराबर 10 दे देता, तो इंडिपेंडेंट अननोन दो थोड़ी ना है,
अब तो इंडिपेंडेंट अननोन एक ही है और ये डिटरमाइन भी हो जाएगा। हाँ जी, इंडिपेंडेंट अननोन भी एक ही और ये डिटरमाइन भी हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट अननोन माइनस इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपको देगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। चलिए अब सिविल में पढ़ते हैं हम, अब सिविल के हिसाब से पढ़ते हैं हम इसको। तो सिंपल सी बात बोलूं, जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वल है इंडिपेंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट के, तो स्ट्रक्चर होता है स्टैटिकली डिटरमिनेट। ठीक है ना, जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ई है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बात को अच्छे से समझना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशंस कर देता हूं, ठीक है ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आ गया साम्य अवस्था की स्वतंत्र या साम्य अवस्था की, स्वतंत्र वर्ड ही लिख देता हूं पहले ही, स्वतंत्र साम्य अवस्था की समीकरणों की संख्या। मतलब ऐसे नहीं कोई इक्वेशन डिपेंडेंट ले ली, वो फायदा नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल दे देता हूं। चलो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 20, भैया ये एक ही इक्वेशन है, ये एक ही इक्वेशन है। मैंने इसको ट्वाइस ही तो किया, अब भी यहां पे इक्वेशन एक और अननोन इंडिपेंडेंट अननोन दो हैं, ठीक है ना। तो भैया इंडिपेंडेंट वर्ड जरूरी है यहां पे, ठीक है, क्योंकि यहां से भी x और y अभी नहीं निकलेगा, यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो स्वतंत्र साम्य अवस्था की समीकरणों की संख्या, ठीक है ना, स्वतंत्र साम्य अवस्था की समीकरणों की संख्या। और R क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट। अगर मैं सिंपल सी बात बोल दूं, ठीक है ना, यह है स्वतंत्र प्रतिक्रिया घटकों की संख्या, स्वतंत्र प्रतिक्रिया घटकों की संख्या। देखिए थोड़ा इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करिएगा, हिंदी पे मैं कम फोकस करने के लिए कहूंगा, ज्यादा फोकस आप इंग्लिश पे करिएगा, ठीक है। अगर मेरे पास R बराबर E है, अननोन इंडिपेंडेंट, अननोन और इंडिपेंडेंट इक्वेशन बराबर है, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है स्टैटिकली डिटरमिनेट। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्टैटिकली डिटरमिनेट। जब R ग्रेटर देन E है, ठीक है ना, जब R ग्रेटर देन E है यानी अननोन ज्यादा है, तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, ठीक है, हाइपरस्टैटिक या फिर रिडंडेंट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, हाइपरस्टैटिक वर्ड भी इसी के लिए ही बोलेंगे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अगर दिक्कत हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट और ये आपके पास, चलिए एक बार ये लिख देता हूं, हाइपरस्टैटिक या फिर इसको बोलते हैं रिडंडेंट स्ट्रक्चर, हाइपरस्टैटिक या फिर इसको बोलते हैं रिडंडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, रिडंडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया आपका निर्धार्य, स्थैतिक निर्धार्य, मतलब जिसमें अज्ञात जितने उतनी इक्वेशन, जैसे मैंने बताया था 2x प्लस वाई, आपका जैसे एक बात दे दूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो अपने पास दो इक्वेशन, दो अननोन, दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन, दो इंडिपेंडेंट अननोन, तो अपने पास निकल आएगा। यहां पे इक्वेशंस तो हो गई ज्यादा, सॉरी इक्वेशंस तो है कम, सॉरी इक्वेशन से कम, अननोन हो गए ज्यादा, लाइक 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, अननोन है 2, इक्वेशन है 1। भैया यहां पर एक और स्थिति है, जब आपके पास अननोन है कम और इक्वेशन है ज्यादा, ऐसा स्ट्रक्चर, ये जनरली स्टेबल होते हैं, जनरली स्टेबल। भैया जितनी ज्यादा इनडिटरमिनेसी होगी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है ना, जितनी ज्यादा स्टैटिक इनडिटरमिनेसी होगी उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी जनरली बढ़ती है, ठीक है ना, जनरली बढ़ेगी। और ये आपका क्या बोलोगे आप, ऐसे को आप क्या बोलोगे भैया,
ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कि अननोन्स कम हो, ठीक है ना, तो ऐसे को अपन डेफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? डेफिशिएंट। इसमें क्या होगी? इक्वेशन कम होगी, तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर को ये अनस्टेबल भी होगा, अनस्टेबल होगा। जनरली ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा? अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो आर आपका अधिक आ गया, ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया? डेफिशिएंट बोल देंगे इसको, डेफिशिएंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कम होता है, नेगेटिव आएगी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, वो स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। और ऐसे को अपन डेफिशिएंट के अलावा मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। जनरली अपन क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट। और इसको क्या कहा जाता है? मैकेनिज्म भी कहा जाता है, और इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म एंड जनरली कॉल्ड मैकेनिज्म, ठीक है ना। कमी आ गई, ठीक है ना, तो डेफिशिएंट बोला जाएगा। आर बराबर है ई के स्टैटिकली डिटरमिनेट, आर ग्रेटर देन हो गया ई स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, आर लेस देन हो गया ई। जनरली ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होगा? अनस्टेबल। और ऐसे स्ट्रक्चर को डेफिशिएंट या फिर मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है ना, डेफिशिएंट या फिर मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब अपन इसको और बांटते हैं, ठीक है ना, अब इसको अपन और बांटते हैं। आर में दो चीजें और आ जाएंगी, ठीक है ना भैया। आर बराबर ई डिटरमिनेट, आर ग्रेटर देन ई स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, आर लेस देन ई डेफिशिएंट। भैया जनरली स्टेबल होते हैं ऊपर वाले दोनों, ये अनस्टेबल होता है। इसकी तुलना में अधिक स्टेबिलिटी होगी इनडिटरमिनेट की, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट की, ठीक है। अब बात करें कि भैया ये आर जो है, ठीक है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमें डिफाइन करने के लिए कहे ना कि भैया इनडिटरमिनेट स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिफाइन करो, स्ट्रक्चर इन विच नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट इज मोर देन दी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट की संख्या किससे ज्यादा है? ई से ज्यादा है, यानी इक्वेशन से ज्यादा है, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो गया। अब आर जो है ना वो दो हिस्सों में बट गया, एक्सटर्नल अलग है, इंटरनल अलग है, एक्सटर्नल अलग है, इंटरनल अलग है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट हो गया आर ई, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट हो गया आर ई, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट हो गया आर ई, और आर आई क्या हो गया? आर आई क्या हो गया? नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन कंपोनेंट, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन कंपोनेंट। भैया कहने का मतलब आंतरिक प्रतिक्रियाओं की, प्रतिक्रिया घटकों की संख्या और बाह्य प्रतिक्रिया घटकों की संख्या, ठीक है ना। इसमें मेनली आपकी सपोर्ट रिएक्शन आ गई, और इसमें मेनली इंटरनल मेंबर फोर्स आ गया। इसमें आपका क्या आ गई? सपोर्ट रिएक्शंस, इसमें आपकी क्या आ गई? सपोर्ट रिएक्शंस, और इसमें क्या आ गया? इंटरनल मेंबर फोर्स। बस हम ये और जान लें और फिर इक्वेशन जान लें, ठीक है ना, तो अपने पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी आ जाएगी, डीएस, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि डीएस का हमारा फॉर्मूला क्या? डीएस का हमारा फॉर्मूला क्या? तो डीएस है आर माइनस ई, अननोन में से इक्वेशन घटा दो, अननोन में से इक्वेशन घटा दो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2x + y = 10, अननोन है 2 और इक्वेशन है 1, ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ds है r माइनस ई, और r हो जाएगा आर ई प्लस आर आई माइनस ई। भैया नोटेशन जो मैं ले रहा हूं गुप्ता एंड पंडित से ले रहा हूं, ठीक है ना, अलग अलग बुक के अलग अलग नोटेशन है। जैसे कोई कैपिटल आर लेता है आर ई को, ठीक है ना, सबके अलग अलग नोटेशन है। तो नोटेशन के मैंने मीनिंग लिख दिए हैं, ठीक है ना, मैंने नोट्स हमारे ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और अदर ग्रुप्स हैं उसमें डाल दिए हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नोटेशंस का मीनिंग क्या है, जो ये नोटेशन है, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है। तो इससे आपको क्या रहेगा? आसानी रहेगी। तो डीएस आपका क्या है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी बोलते हैं या रिडंडेंसी बोलते हैं। डीएस हो गया डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी या रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, चलिए यहां पर अपन और इसको
आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं रिएक्शंस के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं रिएक्शंस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो मैं ना एक टेबल बना देता हूं जिसमें आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हम स्ट्रक्चर को जॉइंट के आधार पर दो पार्ट में बांटते हैं बेस्ड ऑन जॉइंट। रिजिड जॉइंटेड है और पिन जॉइंट है। रिजिड जॉइंटेड और पिन जॉइंटेड। रिजिड मतलब जिसमें एंगल एक बार जो होगा ना वो आपका चेंज नहीं होगा, 90 पे तो 90 पे रहेंगे, रिजिड है, ठीक है ना, रिजिड जॉइंट है, ठीक है। तो रिजिड जॉइंट और पिन जॉइंटेड। पिन जॉइंट में तो आपका क्या है भैया, एंगल वेरी कर सकता है। रिजिड जॉइंटेड और पिन जॉइंटेड। इसी तरीके से अपन प्लेन के बेस पर और दो भागों में बांटते हैं स्ट्रक्चर को। प्लेन के बेस पर और दो भागों में बांटते हैं बेस्ड ऑन प्लेन। तो एक तो आपका हो गया, ठीक है, 2D और 3D, ठीक है ना, प्लेन स्ट्रक्चर और स्पेस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल है तो आपका 2D में हो गया प्लेन स्ट्रक्चर और 3D में आपका हो गया 3D यानी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ये हो गया आपका स्पेस स्ट्रक्चर कि कितने डायमेंशन में है, ठीक है ना। तो अपन अल्टीमेटली अपन क्या बनाएंगे, रिजिड जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर, पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर, रिजिड जॉइंटेड स्पेस स्ट्रक्चर, पिन जॉइंटेड स्पेस स्ट्रक्चर। तो अपन 4 भागों में इसको बांट देंगे, ठीक है ना। रफ कर रहा हूं इसको पूरे को, अपन इसको 4 भागों में बांट देंगे इससे आगे पढ़ने के लिए। तो अपने पास कितने टाइप के स्ट्रक्चर हो जाएंगे, रिजिड जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर जिसको मैं शॉर्टली लिखूंगा RJPS, ये 2D में है, ठीक है ना। ये 2 2D के हैं और 2 3D के हैं, ठीक है ना। रिजिड जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर और पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर, इसको मैं PJPS लिखूंगा। इसी तरीके से रिजिड जॉइंटेड स्पेस स्ट्रक्चर और पिन जॉइंटेड स्पेस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पिन जॉइंटेड स्पेस स्ट्रक्चर। अगर आप मेरी टेबल पे ध्यान दें तो आपकी कहानी क्या है, क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं ना 2D और 3D के हिसाब से, ठीक है ना, 2D और 3D के हिसाब से एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट बताना चाह रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये आपके मैं इसको दूंगा, ये आपका दृढ़ जोड़ हो गया, ये पिन जोड़ हो गया, समतल संरचना और ये स्पेस संरचना हो गई, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट, देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट निकालने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कितने हैं। 2D और 3D के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर पहले पढ़ लेते हैं इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, फिर अपन निकालेंगे एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट 2D में है 2 और 3D में है, सॉरी 2D में है 3 और 3D में है 6। 2D में है 3 और 3D में है 6, गलती से भूल गया था 2, ठीक है ना, 3 और 6। देखिए इसमें 2 तो है लीनियर, ठीक है ना, 2 है लीनियर, एक है एंगुलर। 2 लीनियर है, एक एंगुलर है, ठीक है ना। 2 लीनियर कौन से हो गए, 2 लीनियर कौन से हो गए, एक हो गया आपके पास भैया, ये 3 में से 2 लीनियर हो गए और एक एंगुलर हो गया। 2 लीनियर में आपके एक हो गया हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल, और ये एक रोटेशन हो गया। भैया इस प्लेन में बात करूं 1 2 1 2
और तीसरा इसमें रोटेशन जो है, ठीक है ना। 3D में आपके 3 ही लीनियर हैं और 3 ही आपके क्या हैं, एंगुलर हैं। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कहानी देखिए। ये 2 हैं प्लेन में ये 2 हैं और इनके अबाउट ऐसे, इस प्लेन में ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट इस प्लेन में ऐसे, ठीक है ना। जब बात करोगे 3D में 2 तो हैं हॉरिजॉन्टल, 2 तो हैं हॉरिजॉन्टल, 1 और 2, 1 और 2, और तीसरा हो गया वर्टिकल, ठीक है। चौथा इसके अबाउट रोटेशन, इसके अबाउट रोटेशन करोगे तो वो इस प्लेन में आएगा, इस प्लेन में, ठीक है ना, इस प्लेन में, ठीक है ना। और इसके अबाउट रोटेशन करोगे तो वो इस प्लेन में आएगा, इसके अबाउट रोटेशन, और इसके अबाउट रोटेशन करोगे तो वो इस प्लेन में आएगा। तो 3 रोटेशन, इसके अबाउट, इसके अबाउट और इसके अबाउट, 3 रोटेशन हो गए, ठीक है ना। और 3 ही लीनियर हो गए। अगर मैं इसको डिफाइन करूं भैया, ये आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हो गया, यहां पे 3 कौन कौन हो गए, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और थीटा जेड के अबाउट होगा ये, ठीक है ना। मैंने बताया ना एक्स वाई प्लेन में है तो है किसके अबाउट, जेड के अबाउट है, एक्स वाई प्लेन में जेड के अबाउट होगा, ठीक है ना। ये आपके पास थीटा एक्स बोल लीजिए, ये आपके पास थीटा वाई और सॉरी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और वो थीटा जेड, सॉरी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और ये हो जाएगा थीटा जेड। यहां पे 3 लीनियर कौन से, 2 तो हॉरिजॉन्टल, 2 तो हो गए हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। एक को बोल लेता हूं मैं डेल्टा एक्स, एक को बोल लेता हूं मैं डेल्टा जेड, 2 हॉरिजॉन्टल हो गए। और हॉरिजॉन्टल कौन कौन से, देखिए ये बताया था 1 2, ठीक है ना, 2 तो हो गए हॉरिजॉन्टल और 1 हो गया वर्टिकल, तो ये है डेल्टा वाई। और ये आपके पास थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड, ये 3 हो गए एंगुलर, ठीक है ना। ये आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आए इसमें 2D में 3। 2D हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, प्लेन स्ट्रक्चर के लिए, और 3D हमारे पास कौन सा हो गया, स्पेस, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। प्लेन में आप 3 है, ठीक है ना। प्लेन में जैसे बोर्ड का समतल है तो एक आपके पास ऐसे है, दूसरा आपके पास ऐसे है और तीसरा इस प्लेन में इस तरीके से रोटेशन, ठीक है ना, जेड के अबाउट, ठीक है ना। जब आप 3D की बात करोगे तो 1 2 तो वही बोर्ड वाले हो गए, तीसरा ये, तो 2 हॉरिजॉन्टल हो गए, 1 वर्टिकल हो गया, इसके अबाउट इसके अबाउट और इसके अबाउट, ये तीनों आपके पास थीटा 3 एंगुलर हो गए। अब जब रिएक्शन की बात करते हो आप, ठीक है ना, जब आप रिएक्शन की बात करते हो आप, तो भैया यही तो बात है कि जो रुकावट डाली जाएगी वो रिएक्शन आएगी। हम घर से सच धज के निकले, ठीक है ना, पार्टी करने, दोस्तों के बीच पार्टी करने, भैया सिलेक्शन हो गया हमारा और पार्टी करने निकले, इतने मम्मी ने टोका, कहां जा रहा है, अभी ये काम करा फिर जाना, भैया टोका, जैसे रुकावट डाली, ठीक है ना, हमारी क्या आएगी, रिएक्शन आएगी। अरे क्या है, अब तो सिलेक्शन हो गया, अब तो जाने दो, बाद में कर दूंगा। तो रुकावट डालने पर क्या आती है भैया, प्रतिक्रिया आती है। तो भैया पहले तो ये तो पता हो कि जा रहा है, ठीक है ना, यानी पहले गति तो हो, ठीक है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट तो हो, तभी तो रुकावट की बात करोगे, ठीक है। आप सच धज के निकल के जा ही नहीं रहे थे तो मम्मी टोकेगी भी नहीं, ठीक है। और बिना टोके यानी बिना रुकावट के आपने रिएक्शन दी तो भैया एडमिट कराने वाला केस हो जाएगा। भैया बिना कुछ बोले ही आप फालतू में चिल्ला रहे हो तो फिर क्या होगा, एडमिट कराने वाला केस हो जाएगा। तो बिल्कुल वही है। तो रिएक्शन निकालने के लिए हमें भैया पता होना चाहिए, जैसा कि पहला है फिक्स सपोर्ट, ठीक है ना। फिक्स सपोर्ट के अदर नेम्स मैं बोल रहा हूं, कई बार अदर नेम्स से आ जाता है, रिजिड सपोर्ट, एनकेस्टर सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट, कई बार ये क्या है अलग अलग नामों से दे देता है इसको, रिजिड सपोर्ट, एनकेस्टर सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट, दृढ़ जोड़, दृढ़ टेक, सॉरी, एनकेस्टर और बिल्ट इन, ठीक है ना। ये आपके पास इस किसी भी नाम से आ जाए तो भैया 2D में बात करोगे, अगर बात 2D में करोगे, ठीक है ना, अगर बात हम करें 2D में तो हमारे पास क्या आएगा, तीनों रुकावटें हैं इसमें, तीनों रुकावटें हैं 2D में, तीनों रुकावटें हैं। ये भैया दृढ़ है पूरे तरीके से, तो 2D में तो ये 3 देगा, 2D में तो इसकी 3 रिएक्शन आएंगी, ठीक है ना, 2D में 3 रिएक्शन आएंगी इसकी, कौन कौन सी, RX RY और MZ। कभी कभी हम इसको क्या बोल देते हैं, HV
m, क्योंकि रुकावट, तीनों रुकावट है। जब तीनों गतियों पे रुकावट है तो तीनों ही क्या देंगी, प्रतिक्रियाएं देंगी। भैया प्रतिक्रिया कब आती है, रुकावट। ये लोड लग रहा था भैया, ये नीचे गिराना चाह रहा था, ये रोका इसने, ऊपर आई रिएक्शन। तो रुकावट डालने पे प्रतिक्रिया आती है, बिना रुकावट डाले प्रतिक्रिया नहीं देगा सपोर्ट, ठीक है ना। आप हो सकता है दे दें, ठीक है ना, लेकिन सपोर्ट नहीं देगा, ठीक है। यहां पर आपका 3D में 6, 3D में रिएक्शन 6 है, ठीक है ना भैया। ये आप कहीं इसको 6 मत कर लीजिएगा, या तो ये या ये, कभी कभी क्या है किसी को भी ले आ जाता है। 3D में 6 हैं, RX, RY, RZ। भैया जितनी गतियां रोकोगे उतनी ही आपका क्या आ जाएगी, प्रतिक्रिया आ जाएगी। तो जब आप तीनों रेखीय लीनियर मोशन रोकोगे, लीनियर रोकोगे 3, तो भैया तीनों आपके पास लीनियर रिएक्शन आएंगी, और ये आपका मूवमेंट आएगा रोटेशन के भी आप पे, ठीक है ना। तो ये आ गई 6, ठीक है। 2D में 3, 3D में 6, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पे हम RE बराबर 3 बोल दें। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आएंगे, ठीक है ना, बीम पर जब अकेला लोड वर्टिकल दे देता है, वो अलग से बात करेंगे हम, ठीक है ना, वो अलग से बात करेंगे। 2D में कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस देता है, ठीक है ना, वो बात अलग से करेंगे। तो ये फिक्स सपोर्ट हो गया। जैसे ही बात करोगे हिंज की, जैसे ही बात करोगे हिंज सपोर्ट की, ठीक है, तो हिंज सपोर्ट रोटेशन में रुकावट नहीं देगा, यानी एंगुलर मोशन अलाउ है, तो वहां रुकावट नहीं आएगी। रुकावट देते ही, रुकावट हटाते ही आजादी आ गई, आजादी आ गई तो प्रतिक्रिया भी नहीं होती। जब आजादी मिल जाती है, हॉस्टल में रहते हैं, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं, तो भैया क्या होगा, प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। भैया 2D में तो हो गई 2, कौन कौन सी, RX, RY, या फिर हम बोल देते हैं H और V, ठीक है ना। और 3D में हो गई 3, हिंज सपोर्ट है। ये 2D के हिसाब से बता रहा है, चलो मैं यहां से हटा देता हूं पहले, ठीक है ना। और 3D में 3 है, RX, RY, RZ, ठीक है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं H1, H2 और V, H1, V और H2, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हो 3 रिएक्शन, ठीक है ना। अगला रोलर, थर्ड है रोलर। रोलर को सिंपल सपोर्ट भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना, फ्री सपोर्ट भी बोल दिया जाता है। सिंपल सपोर्ट, फ्री सपोर्ट, ये सब बोले जाते हैं। ठीक है ना, रोलर सपोर्ट, ठीक है ना, सिंपल सपोर्ट, फ्री सपोर्ट, ठीक है ना, ये सब बोला जाता है रोलर को। भैया इसमें 2D में भी एक, कौन सी, वर्टिकल, क्यों, हॉरिजॉन्टल गति अलाउ है ना, तो 2D में भी एक। अगर गति आप अलाउ कर रहे हो तो रिएक्शन कम हो जाएगी, 3D में भी एक। भैया देखो वर्टिकल तो एक ही थी ना, इसमें 2D में एक हॉरिजॉन्टल थी, एक वर्टिकल थी, तो हॉरिजॉन्टल अलाउ कर दिया तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगी नहीं। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल थी, जब हिंज की बात कर रहा था मैं, रोटेशन तो अलाउ है ही, रोटेशन तो अलाउ है ही, साथ में हॉरिजॉन्टल गति भी अलाउ कर दी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल गति भी अलाउ कर दी। तो 3D में भी एक ही रहेगी, क्योंकि आप दिमाग लगाना अपना, ठीक है ना। मैं एक बार इसको पूरे को रफ कर देता हूं, दिमाग लगाना फिर आप अपना, ठीक है ना। ये रिएक्शन 1, ये आपके पास रिएक्शन की संख्या निकाल रहा हूं मैं, रिएक्शन 1, ठीक है। देखिए अब आप अपना दिमाग लगाना, गतियां, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कितने 2D में और 3D में, डिस्प्लेसमेंट है 2D में और 3D में, 2D में और 3D में। एक है H, ठीक है ना, या इसको ऐसे कर लो आप, डेल X डेल Y थीटा Z, डेल X डेल Y डेल Z थीटा X थीटा Y थीटा Z, ठीक है ना। इसकी तो ये हो गई X और Y, ठीक है, ये तो हो गया X और ये हो गया Y, और इसमें
एक्स एक्स, वाई वाई और जेड। ठीक है, अब बात करें कि यहां पे फिक्स सपोर्ट में, फिक्स सपोर्ट के लिए सारी रुकावट है, सभी रुकावट हैं। तो 2D में रिएक्शन आ गई 3, 3D में रिएक्शन आ गई 6। फिक्स सपोर्ट में सभी रुकावट हैं। हिंज में रुकावट जो है ना रोटेशन की खत्म हो गई, तो रोटेशन की खत्म होते ही मतलब थीटा जेड नहीं रुकेगा, ऐसे थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड नहीं रुकेगा, तो रुकावट सिर्फ ये रह गई। तो इसमें रुकावट रह गई 2, तो 2D में रिएक्शन हो गई 2 और 3D में रिएक्शन हो गई 3। ठीक है, रुकावट जितनी उतनी रिएक्शन, प्रतिक्रिया, रुकावट रोकोगे तभी प्रतिक्रियाएं आएंगी, रुकावट पर ही प्रतिक्रियाएं आएंगी। यहां पे देखो, यहां पे हॉरिजॉन्टल भी खत्म हो गया, सिर्फ वर्टिकल बचा, तो वर्टिकल इसके पास भी एक, ठीक है ना, और उसके पास भी एक। अब भैया एक बात ध्यान रखना, स्पेशल केस 2D में बीम देता है, 2D बीम विद वर्टिकल लोड, यानी प्लेन में बीम देगा विद वर्टिकल लोड, सिर्फ वर्टिकल लोड, तो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन खत्म होती है, ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन खत्म होती है, तो इसकी रिएक्शन रह जाएंगी 2। ये स्पेशल केस है भैया, ध्यान रखना, ये स्पेशल केस है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा V और M, ये हो जाएगा ओनली V, और ये तो पहले से ही सिर्फ V था। ठीक है, ये स्पेशल केस है भैया, ध्यान रखना, ठीक है ना, अलग से इसकी डिस्कशन किया है मैंने। ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास रिएक्शन की बात। कभी कभी 2D के केस में ये एक और चीज लाता है, गाइडेड रोलर। ठीक है, अपन कोड में भी पढ़ते हैं गाइडेड रोलर। ठीक है, तो गाइडेड रोलर के केस में रिएक्शन जो है वो होती है 2। कभी कभी गाइडेड रोलर की बात आ जाती है, ठीक है ना, 2D में रिएक्शन ये दे देता है 2। ठीक है ना भैया, एक तो इसमें क्या क्या रुकावट होती है, रोटेट करने के लिए ये आजादी नहीं देगा, और आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में आजादी नहीं देगा, ये आती है हॉरिजॉन्टल फ्री है, हॉरिजॉन्टल फ्री है, एक आजादी है, 2 रुकावट हैं। ठीक है ना, तो रिएक्शन आ जाती हैं 2। ठीक है ना, एक आजादी है, 2 रुकावट है, तो रिएक्शन आ जाती हैं 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये अपना बात हुई, ठीक है ना, रिएक्शन की। ठीक है, अब अपन क्या है कि आगे बढ़ते हैं, टोटल फोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर, पिन जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर, रिजिड जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर, पिन जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर, ये हमारे पास थे। ठीक है ना, इसमें 3 इंटरनल मेंबर फोर्स हैं पर मेंबर, 3 इंटरनल मेंबर फोर्स हैं पर मेंबर, और ये कौन कौन से हैं ये भी बता देता हूं। ठीक है ना, 3 इंटरनल फोर्स हैं पर मेंबर, ये कौन कौन से हैं ये भी आपको एक बार बता देता हूं। एक हो गया ये एक्सियल, एक हो गया शियर, एक एक्सियल, ठीक है, एक शियर, और एक हो गया बेंडिंग। एक्सियल भैया मैंने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आपको पढ़ाया है, रेगुलर बैच वालों को, ठीक है, और क्वेश्चन बैच वालों को भी, ठीक है ना, और बताया है मैंने। पिन जॉइंट में कभी भी शियर और बेंडिंग तो होते नहीं है, एक इंटरनल मेंबर फोर्स है पर मेंबर, एक इंटरनल मेंबर फोर्स है पर मेंबर में, कौन सा, ओनली एक्सियल, ओनली एक्सियल, ओनली एक्सियल, ओनली एक्सियल, ठीक है ना, ओनली एक्सियल फोर्स होता है। चलिए ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना। रिजिड जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर में 6 इंटरनल मेंबर फोर्स हैं, ठीक है ना, 6 इंटरनल मेंबर फोर्स हैं। भैया देखिए, जनरली लंबाई की दिशा को अपन लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लंबाई की दिशा जो होती है मेंबर की उसे जनरली अपन लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल के अलॉन्ग होता है एक्सियल। जैसे मान लीजिए ये है, इसकी दिशा में तो एक्सियल हो गया, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ये ऐसे ट्रांसवर्स हो गया, और ट्रांसवर्स कॉज करता है शीयर।
वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये कॉज करेगा शीयर, ठीक है ना। तो भैया इसमें एक है एक्सियल, 2 है शीयर और 3 है बेंडिंग, तो टोटल हो गई 6, ठीक है ना। 1 2 3 मिला करके ये 1 + 2 + 3 मिला करके 6। भैया ये नंबर मत समझना, मैंने यहां 1 1 1, तो ये 1 + 1 + 1, ये वाला 1 + 1 + 1, टोटल था 3। ये 1 + 2 + 3, भैया एक एक्सियल है जो लंबाई के अलोंग, ठीक है ना, लंबाई के परपेंडिकुलर 2 दिशाएं, 3D में 2 दिशाएं, भाई वहां पे 2D में तो एक ही दिशा थी तो एक ही शीयर था, यहां पे 3D में 2 दिशाएं, और बेंडिंग इधर इधर, भाई ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 बेंडिंग के हो गए, ठीक है ना। आपको पता है पिन जॉइंट में बेंडिंग होगी नहीं, हाँ जी, पिन जॉइंट में बेंडिंग होगी नहीं, तो वन इंटरनल मेंबर फोर्स, ठीक है ना, आपका आएगा 1 इंटरनल मेंबर फोर्स आएगा आपका, ठीक है। 1 हो गया आपके पास क्या, एक्सियल ओनली, ठीक है ना, क्योंकि आपका शियर और बेंडिंग नहीं होती, पिन जॉइंट वालों में शियर और बेंडिंग नहीं होती, तो ऊपर एक शियर एक बेंडिंग हटाई तो एक एक्सियल रह गया, नीचे 2 शियर और 3 बेंडिंग हटाई तब भी एक एक्सियल ही रह गया, ठीक है ना, तब भी एक एक्सियल ही रह गया। बेसिक सीखोगे ना, रटना नहीं पड़ेगा, और रट्टा मारोगे ना तो भैया कंफ्यूज होते रहोगे। बेसिक्स जब दिमाग में बेसिक क्लियर होता ना, कहानी में कभी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं बता रहा था वर्टिकल लोड की, तो वर्टिकल लोड की करते ही इन दोनों में, भाई बीम, ये वैसे इसी की बात करता हूं, वो बीम में ही बात करता है जनरली, 2D में वर्टिकल लोड दे देता है तो एक्सियल की कहानी खत्म हो जाती है, शियर और बेंडिंग रह जाती है, जैसा कि आपने किया है ज्यादातर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, तो वर्टिकल लोड्स रहते हैं, ठीक है ना। बीम हॉरिजॉन्टल होती है, लोड वर्टिकल होते हैं, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आता है, जनरली एक्सियल नहीं आता। हालांकि एक्सियल में आपका कोई भी इंक्लाइन लोड हो जिसके कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाए या हॉरिजॉन्टल लोड हो उसके कारण आता है, तो वो अपन ने अलग से डिस्कस किए हैं, किसके अंदर, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के अंदर। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, ठीक है ना, टेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन सा, ठीक है, RE कौन सा लेना है, ठीक है ना, RI कौन सा लेना है, ये सब आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चर मैं यहां पे रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन जो है एक्सटर्नल, इंटरनल रिएक्शन, इक्वेशन, और DS, ठीक है ना। और इसको अगर मैं तोड़ना चाहूं DSI और DSC में तो वो भी मैं तोड़ूंगा, ठीक है ना, वो भी मैं तोड़ूंगा इसको, ठीक है, DS और DSI में मैं तोड़ूं, ठीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा। भैया यहां पे अननोन RE है, ठीक है ना, यहां पे अननोन क्या है, RE है, और ये RE सपोर्ट पर निर्भर करेगा, यहां पे RI जो है मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। भैया ये एक्सटर्नल रिएक्शन तो RE हो गया ना, जितने सपोर्ट होंगे उस हिसाब से बता देंगे हम, ठीक है ना। तो ये 2D में और 3D में, तो ये आपके पास आ गया RJPS और ये आ गया PJPS, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको 2D और 3D में ये DSC और DSI में भी तोड़ दूं, ठीक है ना। DS जो होता है DSC + DSI होता है, ये होता है DSC यानी एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी और इंटरनल इनडिटरमिनेसी की डिग्री का जोड़, ठीक है ना। ये आपका एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी और इंटरनल इनडिटरमिनेसी का जोड़ है ये, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ रहा हूं DSI और DSC में, M यहां पे मेंबर्स की संख्या है और J यहां पे जॉइंट्स की संख्या है। M यहां पे नंबर ऑफ मेंबर है,
और जे यहां पे नंबर ऑफ जॉइंट्स है, नंबर ऑफ जॉइंट्स है। अगर आपने बेसिक्स समझ लिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर मैं आपको रिलीजेस के केस और बता दूंगा कि जो रिलीजेस होते हैं जो कि सिर्फ रिजिड जॉइंट में आते हैं। ठीक है भैया, एक्सटर्नल रिएक्शन के लिए ये यहां पे मैं मिटा देता हूं। आपका ज्यादातर देखो रिजिड जॉइंट में तो ये तीनों ही हो सकते हैं। पिन जॉइंट में ज्यादातर जो आपके पास होगा, पिन जॉइंट में जो ज्यादातर आपके पास होगा वो नीचे के दो होंगे, रिजिड सपोर्ट आता नहीं है, तो आपके पास ये 3 हो जाती है। यहाँ पे रिएक्शन 3 है, यहाँ पे रिएक्शन आपके पास 2 है और यहाँ पे रिएक्शन 1 है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये सपोर्ट है तो रिएक्शन 6 है। भैया पूरे एग्जाम्पल इसके मैं 3 लेक्चर लूंगा कुल, ठीक है ना, और तीनों लेक्चर आप अच्छे से लीजिएगा। ठीक है, कुल 3 लेक्चर होंगे। भैया एक स्पेशल सपोर्ट मैंने आपको गाइडेड रोलर बताया, ठीक है ना, एक स्पेशल सपोर्ट गाइडेड रोलर भी बताया, उसको भी आप मत भूलिएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास इंटरनल रिएक्शन कितनी, देखिए आपके पास इंटरनल रिएक्शन हो गए मेंबर फोर्स, तो आपके पास हर मेंबर में 3 था तो एम मेंबर में हो गया 3m, हर मेंबर में 3 था तो हर मेंबर में 3, तो एम मेंबर में भैया एक मेंबर में 3 तो एम मेंबर में हो गया 3m, हर मेंबर में 1 तो एम मेंबर में 1m, हर मेंबर में 6 तो एम मेंबर में 6m, हर मेंबर में 1 तो एम मेंबर में 1m, पर मेंबर 3, पर मेंबर 1, पर मेंबर 6, पर मेंबर 1। ठीक है ना, तो ये 3m। ई इक्वेशन कितनी हो गई, हर जॉइंट पर 2 इक्वेशन, हर जॉइंट पर 2 इक्वेशन, सॉरी 3 इक्वेशन, हर जॉइंट पर 3 इक्वेशन। भैया आप समेशन m0 करोगे, समेशन v, या ऐसे कर लो, समेशन rx0, समेशन ry0, समेशन rz0, समेशन mx0, समेशन my0, समेशन mz0। ठीक है ना, तो ये, या फिर ऐसे कर लो समेशन fx0, समेशन fy0, समेशन, आपके पास 3D में बात कर रहा हूं मैं। यहां पे तो कौन कौन सी हो गई, यहां पे 3 इक्वेशन कौन सी हो गई, समेशन h0, समेशन v0, समेशन m0। ठीक है ना, इस तरीके से अपन देते हैं। यहां पे लिख देता हूं, अगर आपको दिक्कत हो तो यहां लिख देता हूं। तो जे पर जॉइंट पर आपका कौन कौन सी हो गई, समेशन h0, समेशन v0 और समेशन m0 पर जॉइंट पर। यहां पे आपके पास 2 हैं, ओनली समेशन h0 और समेशन v0। यहां पे आपके पास 6 हैं, fx0, fy0, fz0 और mx0, my0 और mz0, और यहां पे 3 है, fx0, fy0, fz0। भैया यहां पे 3 है। ठीक है ना, अगर आप टोटल लिखूं मैं यहां पे, चलो एक बार लिख देता हूं। एक तो ये है समेशन fx0, समेशन fy0, समेशन fz0, समेशन mx0, समेशन my0, समेशन mz0। ठीक है ना, अब ये 6 में से देखो किस में कितनी काम आती हैं वो बता देता हूं। ऊपर वाले में fx0, fy0, mz0। ठीक है ना, fx0, fy, क्योंकि इसमें f और x में है तो ये आपका z के अबाउट मूवमेंट आएगा। ठीक है ना, और यहां पर ओनली fx, fy0, यहां पे ये 6 की 6 और यहां पर ये 3, fx, fy, fz, 3 6 की 6 ये 3 आ जाएंगी, fx, fy, fz। ठीक है ना, तो यहां पर इस तरीके से आएंगी। ठीक है, तो ये 3j 2j, हर जॉइंट पर 3 तो j जॉइंट पर 3j, हर जॉइंट पर 3, ठीक है ना, तो j जॉइंट पर 3j, हर जॉइंट पर 2 तो j जॉइंट पर 2j, हर जॉइंट पर 6 तो j जॉइंट पर 6j, हर जॉइंट पर 3 तो j जॉइंट पर 3j। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं इसी के रूप में इसको लिख देता हूं, यहां इन सबको मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कौन सी किस में है। ठीक है ना, ये पूछता भी है आपसे, अलग अलग पेपरों में पूछ लेता है कि कितनी आपके पास इक्वेशन है हर जॉइंट पर। तो देखिए मैं इसको लिख भी देता हूं, ये कौन सी है, समेशन fx0, समेशन fy0 और समेशन mz0। भैया देखो बेसिक्स पढ़ के रखोगे तो याद रहेगी। 2j, ठीक है ना, समेशन fx0 और समेशन fy0, या आप बोल देते हैं समेशन h0, समेशन v0, जो डिप्लोमा वाले फर्स्ट चैप्टर करते हैं टॉस में। ठीक है ना, वही है ये। ठीक है, पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर, जो 2D ट्रस आती है, ये 2D ट्रस आती है जो, ठीक है ना, और ये 3D ट्रस होती है। ये 6 में आपकी पूरी आ गई, समेशन fx0, समेशन fy0, इस 6j करूंगा हर जॉइंट पर। ठीक है ना, हर जॉइंट पर आपकी क्या आ गई 6, तो j जॉइंट पर आपकी आ गई 6j, 6j, समेशन mx0, समेशन my0 और समेशन mz0। ये पूरी 6 की 6 इक्वेशन इस पे आ गई, समेशन mz0।
ठीक है ना, 6 की 6 इक्वेशन इस पे आ गई, ठीक है। और यहां पे आपके पास कितनी है, 3j, कौन कौन सी है, समेशन fx0, समेशन fx0, समेशन fy0 और समेशन fz0, ठीक है ना। अब ये आपके पास इक्वेशंस आ गई, ठीक है ना, हर जॉइंट पर, तो ये इक्वेशंस का वर्क करेगा। अब रिएक्शन और ये 3m रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन, ds क्या आएगा, एक्सटर्नल रिएक्शन 3m, ये तो हो गई एक्सटर्नल और इंटरनल, Re प्लस Ri, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। रिएक्शन एक्सटर्नल को Re लिख दिया, वो सपोर्ट के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना, -3j, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बैक करके लिख देता हूं, ये पूरी एक बार दोबारा खींच देता हूं, Re प्लस 3m माइनस 3j, ठीक है ना भैया। ये आपके पास क्या आ जाएगा, Re प्लस m माइनस 2j, भैया ये इक्वेशन का डेरिवेशन भी हो गया एक तरीके से, Re प्लस m माइनस 2j, ठीक है। Re प्लस 6m माइनस 6j, ठीक है ना भैया। इन दोनों को जोड़ना था, इसको घटाना था, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ना था, Re प्लस m माइनस 3j, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई। Re प्लस 3m माइनस 3j, Re प्लस m माइनस 2j, Re प्लस 6m माइनस 6j, Re प्लस 3m माइनस 3j। एक बार देख लेता हूं वर्ड्स का साइज क्या आ रहा है, विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और DSE, अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल की बात करता है, तो ये एक्सटर्नल इक्वेशन की भी बात करेगा, तो एक्सटर्नल इक्वेशन के हिसाब से चलें, ठीक है ना। ये डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी है और वो डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटरमिनेसी है, ठीक है ना। यहाँ पे J का मीनिंग लिख दिया है, RE का मीनिंग लिख चुका हूं, RI का मीनिंग लिख चुका हूं, RJ RP ये रह गया बस, DSE DSI इसका मीनिंग लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या वो लिख दूंगा। तो Re माइनस 3 और Re माइनस 3 रिएक्शन को एक्सटर्नल टोटल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो एक्सटर्नली जो हम लगाएंगे, वो लगाएंगे 2D में 3 और 3D में 6, जो एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं 2D में 3 और 3D में 6, ठीक है ना। 2D में तो 3 करते हैं और 3D में 6 करते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नली जो अप्लाई करते हैं। अब आपके पास ये हो गए अननोन, ये हो गई इक्वेशन, ये हो गया अननोन, ये हो गई इक्वेशन, ये हो गया अननोन, ये हो गई इक्वेशन, ये हो गया अननोन, ये हो गई इक्वेशन। और DSI, हाँ जी, DSI में क्या होगा भैया, अननोन कितने 3m, इक्वेशन बची कितनी, टोटल थी 3j, 3 ही उड़ा गया, टोटल थी 3j, 3 ही उड़ा गया, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें क्या बचा भैया, m अननोन इंटरनल, m अननोन, टोटल इक्वेशन थी 2j, 3 पड़ोसी उड़ा गया, ठीक है। तो ये 2j माइनस 3, भैया रिमेनिंग इक्वेशन की बात करेंगे, यहां पे रिमेनिंग इक्वेशन की बात करेंगे। इसी तरीके से यहां पे DSI, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे आपके पास आ जाएगा 6m माइनस 6j माइनस 3, और यहां DSI कितना आ जाएगा, यहां पे DSI आ जाएगा भैया ये 6j माइनस 3 नहीं, 6j माइनस 6, क्योंकि 6 उड़ा गया ना पड़ोसी, इस बार 6 पड़ोसी उड़ा गया है। यहां पे क्या आ जाएगा, m माइनस इक्वेशन है 3j माइनस 6, भैया इसमें 6 उड़ा गया पड़ोसी, इसमें 6 उड़ा गया, इसमें 3, इसमें 3, ठीक है ना। तो ये आपके पास DSI आ गया। तो DSE और DSI ये आपके पास आई इक्वेशंस, ठीक है ना भैया, बड़े ध्यान से देखना। अननोन ये दो, Re यहां से 3m, यहां से इक्वेशन यहां से, Re यहां से m, यहां से 2j, यहां से Re यहां से 6m, यहां से 6j, यहां से Re यहां से m, यहां से 3j, यहां से। अब यहां पे 2D में तो एक्सटर्नली अप्लाइड होने वाली 3 है और 3D में एक्सटर्नली अप्लाई होने वाली 6 है। तो एक्सटर्नल अननोन -3, एक्सटर्नल अननोन -3, एक्सटर्नल अननोन -6, एक्सटर्नल अननोन -6, और बाकी का आपने क्या करा भैया, यहां इंटरनल 3m है, इक्वेशन कितनी बची 3j -3, m 2j -3, ठीक है ना, 6m 6j -6, m 3j -6, ये हमारे पास बची कौन सी, ये इक्वेशन हमारे पास बच गई इंटरनल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अब हाइब्रिड केसेस के हिसाब से, थोड़ा सा बात कर ले रिलीजेस के हिसाब से, ठीक है ना। रिलीजेस ओनली रिजिड जॉइंट वाले में ही आता है, रिलीजेस ओनली रिजिड वाले में ही आता है,
ठीक है ना, रिलीजेस ओनली रिजिड वाले में ही आता है। तो रिलीजेस की बात करें ये डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गई। और ये डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गई, या सिर्फ इंटरनल इंडिटरमिनेसी भी लिख सकते हो, आंतरिक और बाह्य, और इन दोनों का जोड़ ही टोटल बनाएगा। ठीक है, ये इन दोनों का जोड़ ही टोटल बनाएगा। तो ये डीएससी डीएसआई आ गए। अब रिलीजेस जो हैं, रिलीजेस की बात करूं तो देखिए, जब आप इंटरनल हिंज की बात करोगे, ठीक है ना, इंटरनल हिंज की बात करोगे, इंटरनल हिंज, तो हम निकालेंगे आर आर। ठीक है ना, जब आप इंटरनल हिंज की बात करोगे तो हम निकालेंगे आर आर। ठीक है, तो आर आर देखिए कैसे आएगा। देखिए, आप 2D में इंटरनल हिंज की बात करेंगे तो आर आर आएगा। मीनिंग क्या है सब बताऊंगा। ठीक है ना, आर आर क्या है भैया, एक बात ध्यान रखना, ये रिलीजेस ओनली इन रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर, सिर्फ रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर में ही बात करेंगे रिलीजेस की। इस बात को ना भूलिएगा, किसी भी स्थिति में ना भूलिएगा। ओनली रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर में बात करेंगे, यानी इन आरजेपीएस और इन आरजेएसएस। ठीक है ना, इसी में ही बात करेंगे रिलीजेस की। तो 2D आर आर कितना हो गया, आर आर आ गया हमारे पास समेशन जितनी आएंगी mj-1, और 3D में आर आर कितना हो गया, 3D में आर आर हो गया समेशन 3 mj-1। देखिए क्यों है, देखिए आप जब आप मेथड पढ़ते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना नहीं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जब आप पढ़ते हैं ना, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के दौरान हम एक बात देखते हैं। ठीक है, वो एक बात क्या देखते हैं कि भैया इक्वेशन जो लगाते हैं जॉइंट पे, तो अपन बोलते हैं ना जैसे MAB या MBA प्लस MBC 0, तो हिंज आते ही MBA अलग 0 होगा, MBC अलग 0 होगा। जैसे मान लीजिए 2D में बात करूं, 2D में बात करूं, ये BA है, ये रिजिड जॉइंट है, ये BC और ये BD, तो अपन बोलेंगे MBA प्लस MBC प्लस MBD 0, इन सबका जोड़ 0। लेकिन जब यहां पे हिंज हो जाएगी ना, हिंज, तो आ जाएगा MBA सेपरेट 0 हो जाएगा, MBC सेपरेट 0 हो जाएगा और MBD सेपरेट 0 हो जाएगा। जब ये सब सेपरेट 0 हो जाएंगे, पहले थी एक इक्वेशन, अब आ गई 3 इक्वेशन, तो एक्स्ट्रा कितनी आई 2, तो 3 मेंबर जुड़ रहे हैं, तो अपन कहेंगे 3 - 1। ठीक है ना, 3 मेंबर जुड़ रहे हैं तो अपन बोलेंगे 3 - 1। तो यहां पे आर आर, और 3D में बात करोगे तो आपका ये तो एक है, ऐसे 3D में इसका 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना, 3D में क्योंकि आपका एक तो इसी के अबाउट देते हैं, बाकी 2 और दोनों में आप बोलते हैं। ठीक है ना भैया, उसमें तो एक ही मूवमेंट की बात करते हैं, इसमें 3D में 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो रफ कर रहा हूं इसको मैं। ठीक है, इस बात को आर आर क्या हो गया फिर, आर आर क्या हो गया फिर, आर आर आपके पास हो गया एडिशनल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एडिशनल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एडिशनल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, एडिशनल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमें एडिशनल इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है ना, एडिशनल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये किसकी वजह से, ड्यू टू रिलीजेस है भैया, ये किसकी वजह से, ड्यू टू रिलीजेस है भैया, ये रिलीजेस की वजह से। और यहां MJ क्या है, हाँ जी, MJ नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टिंग टू द जॉइंट एट विच इंटरनल हिंज लोकेटेड, नंबर ऑफ मेंबर connecting to the joint at which internal hinge located, connecting to the joint at which, भैया कल मतलब इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो विद एग्जांपल होगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टिंग टू द जॉइंट आपका क्या है, एट विच इंटरनल हिंज लोकेटेड। ठीक है, अभी मैं आपको यहीं तक ही करा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का क्या है, टाइम हो गया है, और अभी मैं यहीं तक ही करा रहा हूं। और
नेक्स्ट इससे अगला लेक्चर जो मैं डालूंगा उसमें मैं आपको क्या है इसके आगे बताऊंगा। भैया ये वो मेंबर हैं जो कि जॉइंट पर, उस जॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं जिस पर इंटरनल हिंज है। जैसे कि अभी 3 दिखाए थे मैंने, 3D में 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, समेशन क्यों दिया हमने? समेशन मतलब जितनी हिंज होंगी उतनी बार हम करेंगे, तो समेशन इसलिए दिया है हमने। तो अभी मैं यहां पर ही इसको ऑफ कर रहा हूं लेक्चर को।